तो दोस्तों कैसे हो? मस्त हो सब कोई? चलो कोई दिक्कत नहीं है। आ, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पहले तो हम लोग अप्रोच पढ़े थे कि किसने किसने क्लासिफिकेशंस करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सबसे पहले थे डोबेराइनर। उन्होंने टैडलॉक बताया था कि 3 एलिमेंट्स लो। 3 एलिमेंट्स लेने के बाद से उन्होंने देखा कि उन 3 एलिमेंट्स में क्या था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो कि सेम थे। ठीक है, जब उनको ऊपर से नीचे रखा था, ठीक है, इन द ग्रुप। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इन द ग्रुप। तो पहले और तीसरा एलिमेंट का अगर हम लोग एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर ले और उसका आधा कर दें, एवरेज निकाल दें, तो मिडिल वाले एलिमेंट्स का हमें क्या मिल जाता था? एटॉमिक वेट मिल जाता था। उसके बाद से आए थे हमारे कौन? न्यूलैंड साहब ने क्या कहा था? इन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि पहला और 8वां एलिमेंट जो है उसका जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टर्स है, वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि म्यूजिकल साउंड के तौर पे क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन ये फेल हो गया। केवल कैल्शियम तक ही ऐसा हो पाया था। उसके बाद से आए थे हमारे मेंडलीव साहब, जिनको बहुत ही ज़्यादा श्रेय मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बेसिस दिया था क्लासिफिकेशंस के लिए। इनके टाइम में 63 एलिमेंट्स थे क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एटॉमिक वेट को ही क्या किया था? बेस लिया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एटॉमिक वेट को बेस ले करके एलिमेंट्स को पीरियड्स में पुट किया था, रखा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इनका अब देखना इसमें क्या क्या प्रॉफिट था, क्या क्या लॉस था, पिछले क्लास में था, डिटेल में है, उसको देखना आप लोग। तो इन्होंने क्या किया था? कुछ वैकेंट स्पेस रख दिया था, जिससे कि क्या था, नया अगर कोई एलिमेंट्स डिस्कवरी हो, खोज हो, तो उसको क्या किया जाए, उसमें आसान, उनके पीरियोडिक टेबल में आसानी से क्या हो, जगह मिल जाए। ठीक है, और नोवेल अगर हम लोग इनर्ट गैसेस का भी डिस्कवरी हो तो बिना पीरियोडिक टेबल को छेड़छाड़ किए उसको अलग से एक साथ हम लोग रख सकते थे। तो इनका क्लासिफिकेशन जो था बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था। उसके बाद से फिर भी इनमें कुछ कमियाँ थी, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या किया था? क्लासीफाई किया था। आगे आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसको बेस लिया गया? एटॉमिक वेट को। तो डोबेराइनर्स में याद रखिए मेंडलीव का ऑक्टिव लॉ, उसके बाद से आपका मेंडलीव का पीरियोडिक, इन तीनों ने क्या किया था? एटॉमिक वेट को बेस लिया था क्लासिफिकेशंस के लिए। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था? आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब कि न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको क्या किया था? बेस लिया था। जब देखा कि जो कमियां थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जब हमने क्या किया, एटॉमिक वेट को के जगह पे एटॉमिक नंबर को लिया, तो वो कमियां क्या हो गई? दूर हो गई। तो ट्रेंड्स पूछा जाता है कि आपके क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो वैलेंसी की बात किए थे हम लोगों ने। ठीक है, उसकी वैलेंसी एक चीज़ है जो इसको जानना जरूरी। वैलेंसी क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग जो प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितनी जल्दी से कैसे क्या करता है, कंबाइन कर जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या तो वो क्या करते हैं? दे करके इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले करके, या क्या करते हैं? शेयर करके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट्स की क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, लाइक हम लोग अगर बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो एल्कली मेटल क्या होता है? फर्स्ट 1s ग्रुप जो होता है एल्कली मेटल, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? आपके एल्कली मेटल है। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करते हैं? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं और अपना आउटर मोस्ट सेल में क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? आपका 1 होगा। वैसे ही आपका क्या हम बात करेंगे एल्कली अर्थ मेटल वो क्या होता है? आपका सेकेंड ग्रुप। ठीक है, जो सेकेंड ग्रुप है 1s2 वाला, ठीक है, वो क्या है? आपका एल्कली अर्थ मेटल कहलाता है। ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये एलिमेंट
कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेने के कंपेरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन देना क्या है, आसान है। तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही हम बात करते हैं आपका हैलोजन ग्रुप में जाए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कंपेरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, आसान है। तो जो चीज़ें आसानी से हो जाती है उसी में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, हर एक इंसान का भी और एक एटम, क्योंकि हमारा बॉडी भी क्या होता है, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बना। तो जो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वही हमारी भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो इनका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंस इनकी 1 हो जाएगी। अब ले रहा है तो -1, देगा तो +1 या +2, अब लेगा तो -1, -2, -3, ठीक है। चलिए, उसके बाद से हम लोगों ने बात किया था एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं। तो होता क्या है, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज जो है इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे, तो देखिए हम बात कर रहे थे एटॉमिक साइज की, तो रिवीजन के तौर पे बात करते हैं। तो जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो साइज क्या होती है, वो इंक्रीज करती है, ठीक है। या एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद हम, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो सेल्स है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता जाता है, ठीक है। 1-2 पीरियड है ये, हम लोग हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो इसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग, क्या है दूसरा प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, आपको याद है हमने बताया था मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में, कि जब हम लोग, मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो एलिमेंट क्या, उतना अच्छा आपका मेटल होगा। तो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने बात किया था, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर द बेस्ट मेटल्स। क्यों क्यों बोलेंगे हम लोग इसको, क्योंकि इनकी ये फर्स्ट 1s1 है, 2s1 है, ठीक है। तो ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो मेटल होगा वो हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। और ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है आपका, घटता जाता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव फोर्स है, न्यूक्लियस है, तो इससे दूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आकर्षण जो बल होगा वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका, फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो सबसे बेस्ट मेटल्स यहाँ पे मिलेंगे। और क्या होगा, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है, पीरियड में घटता जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं
मेटेलिक कैरेक्टर्स हम लोग का हो गया, ठीक है। ये आपका रहा तो ये जो जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ रहा है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या हुआ, तब घट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स हमारा क्या होगा, घटेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका चलिए, तो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में मैं पढ़ना क्या, इस चैप्टर्स में मैं पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड करेंगे, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो केमिकल जो इक्वेशंस होता है, ऐसा रिएक्शंस, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है। तो जो पहला पदार्थ है, ठीक है, और नया पदार्थ जो बना है, दो नया पदार्थ जो बना है वो पहले पदार्थ के गुणों में एकदम डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो किसी भी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे तो दूध का दही बनना, दूध से क्या बनना है, दही बन रहा है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब देखेंगे तो इसमें क्या क्या हो रहा है, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड दूध था सॉलिड अब आपका दही हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका क्या प्रॉपर्टीज हो रहा, दूध और दही क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकली क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिससे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है, और वो जो नया पदार्थ बना है वो पहले पदार्थ के कंपेरिजन में बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे हम लोग परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, जंग लग जाना, लोहे पे जंग लग जाना। तो ये भी क्या है, आपका एग्जांपल है किसका, एक रासायनिक अभिक्रिया का। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, हम लोग क्या सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि चावल दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेशन हो जाए तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन जो होगा वो डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। वैसे ही रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, नया पदार्थ बनता है, तो इसमें होता क्या है कि क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि इसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, कोई एटम्स लॉस नहीं होता है, ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं अभिकारक क्या होता है। सबसे पहले जानना है कि केमिकल रिएक्शंस में अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्शंस नहीं, रिएक्टेंट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो जो पदार्थ हमारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, आपका रिएक्टेंट है, और वो क्या बनाएगा, रिएक्शंस के बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है या उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, हम रिएक्टेंट हो गया, जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, दैट मीन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या क्या है, बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है कि स्टेट में इसका चेंज हो जाएगा, अगर कि वो सॉलिड है तो हो सकता है वो लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद से
कलर में चेंज, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर अगर हाई था तो वो हो सकता है लो हो जाए, ठीक है, लो था तो हाई हो जाए। और क्या है, गैस का उत्सर्जन, गैस रिलीज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे बात करें अगर हम लोग के अवस्था में परिवर्तन, तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर हम लोग कैंडल वैक्स को लेते हैं, ठीक है, तो जो कैंडल जलाते हैं तो जलने के बाद से वो क्या हो जाता है आपका, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उससे जो गैसेस निकलती हैं CO2 वो गैस के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक। चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम लोग क्या हुआ, जो चूना लेते हैं उसको पानी डालते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। उसके साथ साथ अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिक, तो इसमें कुछ जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेरियम सल्फेट का क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और HCl बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कलर के, चेंज इन कलर, तो देखिए जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, ऑरेंज कलर से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको अभी फिलहाल हाई स्कूल के लिए इतना ही याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, और रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, तो कैसे, अब हम लोग बात करेंगे कि शाब्दिक समीकरण बोलेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंबल्स के फॉर्म में और फार्मूला के फॉर्म में सब्सटेंस को हम लोग क्या कर दें, डिनोट कर दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग बस एक लाइन लिख करके सिंबल्स और फार्मूला के फॉर्म में लिख देंगे तो वो सारी स्टेटमेंट हमारी समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाहता है, होता क्या है, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जिंक लिखा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्टेंट पता ही है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा जो नया प्रोडक्ट सब्सटेंस बना है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, जिंक उसका हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल से जिंक का, और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 है। तो और हम लोग क्या करते हैं, एरो के फॉर्म में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो इस हम जो डिनोट कर रहे हैं सिंबल्स और फार्मूला के फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट है, जो सिंबल्स है, उसके स्टेट के साथ भी हम लोग डिनोट करते हैं कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो डिफरेंट परिस्थितियाँ होती हैं, आवश्यक पड़ते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, उसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक चाहिए या नहीं चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो तापमान को, प्रेशर को और कैटलिस्ट या उत्प्रेरक को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा तीर है, ठीक है, एरो है, उसके ऊपर या उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बात करेंगे संतुलित करना, तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो एक नियम जान लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है, ठीक है, नेदर क्रिएटेड नेदर लॉस्ट, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना एटम था हमारा रिएक्टेंट में था उतना ही हमारा प्रोडक्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बताता है कि कहीं भी मास का लॉस नहीं हो रहा है या कहीं पे भी मास का गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक आयरन, एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, आयरन प्लस वाटर, Fe2 फेरिक ऑक्साइड हमारा बन रहा है, और Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे, तो सबसे पहला क्या करेंगे, तो देखेंगे कि पूरे केमिकल इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर किस एटम का है, तो यहाँ पे पूरे रिएक्शंस में देख रहा है राइट हैंड साइड में वो किसका दिख रहा है, ऑक्सीजन का। तो हम लोग एक साइड में लिख लेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों ही
हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट्स हैं उसको एक साइड लिख लेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम हैं उसके, और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि अब बात करेंगे कि ये मिल गया हमें यहाँ पे रिएक्टेंट में आयरन का 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया, ठीक है, दूसरे रिएक्शंस को डिनोट किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इस वाले रिएक्शंस में ये ऊपर वाले का नीचे वाले रिएक्शंस का ऊपर डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा है पूरे रिएक्शंस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, इधर क्या है 1 है, ठीक है, इस वाले रिएक्शंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जितना सुटेबल होगा उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे चलिए इसमें देखते हैं हम लोग जो हमारा केमिकल इक्वेशंस है वो 2 टाइप का होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखिए आप इधर देखिए स्टार्ट है, चलिए वीडियो, जिंक प्लस H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए जिंक कितना है, इधर लेफ्ट साइड में हमारा 1 है, इधर राइट साइड में भी नंबर ऑफ एटम जिंक का क्या है 1 है। हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 2 है, सल्फर का 1 है, सल्फर का इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का इधर भी 4 है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा बात करेंगे तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे आयरन का, और आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो फेरिक Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आयरन क्या है लेफ्ट साइड में, दैट इज रिएक्टेंट साइड में 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 4 है। उसके बाद से हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस, तो हमें क्या बैलेंस करना है इसमें, आयरन को और ऑक्सीजन को। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देखेंगे एक नंबर ऑफ, पहले तो लिख लेंगे इक्वेशंस को, उसके बाद से देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कितना हमारा एटम है उस एलिमेंट्स का, ठीक है, और राइट साइड में कितना है, ठीक है। तो देखेंगे कि मैक्सिमम किसका है। तो देखिए इस रिएक्शंस में मैं देख रहा ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ठीक है किस साइड में मल्टीप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन में किधर कम है, ठीक है। तो इधर क्या है कम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हम ऐसा इसमें तो करेंगे 4 से तो आएगा नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे H2O में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन मिल जाएगा हमें, ठीक है, 4 ऑक्सीजन मिल गया हमें क्योंकि इसके थ्रू, ठीक है। फिर वैसे ही अगर अदर एलिमेंट्स को, आयरन को यहाँ पे 3 है, तो फिर से हम लोग इधर क्या करेंगे आयरन में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो ठीक है जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो एटम होगा एक्सेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट या राइट साइड में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किसके बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया, Fe3O4 मिल गया हमें, तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग दूसरे वाले में आयरन में हम लोग क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या होगा मिल गया 3। उसके बाद से यहाँ पे टोटल 4 × 2 करेंगे तो 8 मिलना चाहिए हमें हाइड्रोजन, तो ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अभी अनबैलेंस्ड हो चुका था, पहले तो बैलेंस था लेकिन अब अनबैलेंस्ड हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी हम लोग डिनोट करेंगे कितना, यहाँ पे हमारा कोई नहीं है हाइड्रोजन, तो 4 × 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है वो क्या है कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे 3 आयरन है तो यहाँ पे भी 3 आयरन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है,
यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, 8 है। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बैलेंस कैसे करना है कि नंबर ऑफ एटम्स को आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग बात किए थे कि उसके भौतिक अवस्था में लिखने के लिए, तो भौतिक अवस्था में लिखने के लिए मतलब क्या है, गैसेस स्टेट में अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, उसके आगे लिख देते हैं। जैसे आयरन है, अगर सॉलिड है तो उसके बगल में क्या करते हैं, यस से डिनोट कर देते हैं। अगर लिक्विड है, ठीक है, वाटर है लिक्विड, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में यल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हम लोग पहला उसमें बात करेंगे, इसमें कितने कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहले इसकी बात करें तो फिर से एक एक की बात करेंगे, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद से क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद से क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। फिर बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला बात करते हैं हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन मतलब कि संयोजन अभिक्रिया। कम्बिनेशन का मतलब ही क्यों क्या होता है, कंबाइन होना, एक दूसरे से क्या होना, जुड़ जाना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्या करते हैं, रिएक्टेंट क्या करते हैं, ऐड होकर के मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल बनाएंगे, ठीक है। लाइक ए प्लस बी अगर है तो वो क्या कर रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। लाइक देखिए एग्जांपल देखिए, जब कार्बन क्या होता है, कार्बन सॉलिड है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं, इनका बर्निंग होता है तो वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये क्या हो रहा है, दो हमारा रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन रिएक्शन या कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे दो क्या है, रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन जो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करते, तो वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। तो ये देखिए ब्रैकेट में हमने क्या किया है, डिनोट किया है, ठीक है, इसके स्टेट को। तो ये यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिल करके यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाता है वाटर, ठीक है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CaO, ठीक है, प्लस इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनाता है। वो उसकी स्टेट क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ हीट का भी क्या होता है, आपका उत्सर्जन होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का मतलब हीट, ठीक है, क्षेपी मतलब रिलीज होना। तो देखिए जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और लिक्विड बनाता है किसका, वाटर का। और जो वो लिक्विड ने एक गैस स्टेट में रिलीज होगा, ठीक है। जब बर्न करेंगे तो वाटर जो भाप के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊष्मा जो है क्या रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म में। हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है हीट के फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसके साथ साथ हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होता है किसके फॉर्म में, आपका हीट के फॉर्म में। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हमारा, जिसमें ब्रेक डाउन होता है, वो हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे साइड में साथ ही इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है रिएक्शंस को होने के लिए, तो ऐसे एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, अगर हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का आपका क्या है, पीस है, उसको तोड़ना है तो हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो वैसे किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी अगर देनी पड़ रही है तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं तब वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। आगे भी इसे डिटेल में तो सब पढ़ेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो एक कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है, वो टूट करके एक से ज़्यादा क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जिसमें रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू टू आर मोर कंपाउंड्स आर एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है आपका किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल अगर ए ले रहे, एक हम लोग रिएक्टेंट लिए तो वो दो प्रोडक्ट बना रहा है बी और प्लस सी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। फॉर अगर हम उसमें एग्जांपल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या किए, हीट दिए हैं तो वो क्या कर गया है, दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। वैसे Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, तो फेरिक हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन में होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे उसमें वियोजन, थर्मल का मतलब क्या, उसमें वियोजन, मतलब कि जो वियोजन हो रहा है वो क्यों किसके थ्रू हो रहा है, उष्मा के थ्रू हो रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे उसमें वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हीट दिए तो एक सब्सटेंस से तीन सब्सटेंस बन रहा है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि जब हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट को हीट देंगे तो वो किस किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, क्या क्या मिलता है, एक नंबर में पूछा जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड भी मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलेगा। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे लेड नाइट्रेट को हम लोग जब क्या करते हैं, हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि एक कंपाउंड से तीन तीन कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें हीट के थ्रू हो रहा है, ये रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, हीट के थ्रू टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं उसमें वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब वैद्युत बात करेंगे, वैद्युत वियोजन मतलब ये इसमें जो वियोजन होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, जो हमारा रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब वाटर को जो लिक्विड है अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस एक्सरे राइट एरो देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे, जल लेंगे, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब लाइट की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड को जब हम ये सॉलिड फॉर्म में जब हम लोग हीट सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर में और क्लोराइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड वाइट सॉलिड है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, और कोलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग बात किए ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमने क्या करना पड़ा, अभिकारकों में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की, मतलब कि जिन रिएक्शंस को होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ऊष्माशोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन रिएक्शंस में हम लोग अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, तो देखिए इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को फ्रॉम द कंपाउंड, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या होता है, यहाँ पे अब एक रिएक्टिविटी एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी का आर्डर है, आपके बुक में है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, कि कौन एलिमेंट्स कितना रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, कम, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को वो उसके कंपाउंड से उसे क्या करेगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब भी हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से कॉपर को इसके कंपाउंड से आयरन क्या करता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो वो क्या बना जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, वैसे जिंक कॉपर सल्फेट देखिए आप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या है, दो दो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्शंस विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड डबल डिप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम का भी क्या होगा, एक्सचेंज, सोडियम का एक्सचेंज होगा बेरियम से। ठीक है, सोडियम यहाँ पे, ठीक है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट यहाँ पे SO4 होना चाहिए, Na2SO4। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये SO2 नहीं है, SO4 है। ठीक है, तो सोडियम जो सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है बेरियम सल्फेट। देखिए ये वाला चला जाएगा यहाँ पे और सोडियम चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो नया कंपाउंड बना है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे बेरियम क्या, वो बेरियम चला गया सल्फेट के पास से, सोडियम चला गया क्लोराइड के पास में। तो दोनों एक्सचेंज, दोनों आयन्स का क्या हो रहा है, सोडियम और बेरियम का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे, जब डबल डबल होगा तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। ठीक है, और बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का। तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ टू साल्ट। जब एक्वा सोल्यूशन दो साल्ट को क्या होता है, मिलाते हैं तो वो रिएक्शन के बाद से क्या करता है, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट्स, जब सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग NaCl के साथ क्या करते हैं ना, सोडियम साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और वो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। तो जिस भी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड क्या होता है, जब एक एसिड किसी बेस के साथ क्या करता है, रिएक्शंस करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शंस करता है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशंस करता है और वाटर का फॉर्मेशंस करता है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, HCl क्या है, आपका एक एसिड है। तो जब एक बेस और एक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं तो एक सॉल्ट बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना रहे हैं और यहाँ पे वाटर क्या रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए पहले, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के साथ क्या हो, अगर ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़े
या इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, किसी मेटल के साथ या किसी एलिमेंट्स के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, या हाइड्रोजन रिलीज हो जाए उससे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिलीज हो जाए या इलेक्ट्रॉन का क्या हो, रिलीज हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो एडिशंस ऑफ, ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का लॉस हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का लॉस जो होता है ये अथवा दोनों हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर मेटेलिक एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। या हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब वही है कि हम लोग किसी में ऑक्सीजन जोड़ दें, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जोड़े या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़े, ठीक है, या अब उससे क्या करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को हटा दें या किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ से किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करें या मेटल्स को हम लोग क्या करें, हटा दें, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड में से क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन को जोड़ दें, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को जोड़ दें, ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन चीज़ें याद रखना है रिडक्शन में, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को जोड़ दें या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ दें या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, या ठीक है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स निकल जाए तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस, हम लोग कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन इस रिएक्शन में कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है इस रिएक्शन में, तो इसका भी कॉपर का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जब रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है, ठीक है, पीला अवक्षेप, मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी मतलब कि किस पे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। वैसे ही बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और बेरियम आयोडाइड, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है, तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शंस में भी हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो तो ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका रिडक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब रिडक्शन, ठीक है। हमने बात किया था अपचयन का मतलब क्या है, कि किसी में ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो रिलीज हो जाए, ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वो ले ले, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन रिएक्शन। या किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपचयन। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड के साथ जब वो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या रिएक्ट कर रहा है, हीट दे रहे हैं, तो वो कॉपर बना दे रहा है और वाटर बना दे रहा है, तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका, आपका ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जब रिलीज हुआ तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो आप यहाँ पे एक
का तो यहाँ पे अब कॉपर का तो हो गया, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ रहा है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन, किसी दूसरे कंपाउंड के, दूसरे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन के लिए, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है। और रिडक्शन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, या विच रिमूव विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। वैसे रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जिस सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शंस के लिए, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन दे रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग होते हैं, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, और जिनका रिडक्शन होता है वो, जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग, और जिनका, ठीक है, रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग हमारे लाइफ दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनको देखेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है हमारे डेली के एवरीडे लाइफ में, उनको देखेंगे। तो हम लोग पहला देखें तो दो चीज़ें देखेंगे मिलनी हम लोग, क्या, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन पूछा जाता है कि क्या होता है, ठीक है, और रस्टिंग पूछा जाता है, रेंसिडिटी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कोरोजन क्या होता है, संक्षारण, जब कोई भी धातु जब ह्यूमिड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आर्द्रता या एसिड्स के संपर्क में आती है तो उस धातु के ऊपर एक क्या होती है, ऊपर परत जमा हो जाती है, ठीक है, जो उसे संचारित करती है, ठीक है। दैट मीन्स अब देखिए वो, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लोहे की वस्तु पर जंग लग जाना, या चांदी के ऊपर काली परत, या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। मतलब क्या है ये, ठीक है। रस्टिंग, रस्टिंग आपका क्या है, जब आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या मॉइस्चर फॉर्म में, तो वो रेड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और रेड सब्सटेंस क्या होता है आपका, रस्ट कहलाता है। तो देखेंगे आप लोहे को रख देंगे थोड़े दिन बाहर रख देंगे, पानी नहीं पड़ेगा बरसात के मौसम में, तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका संचारण, ठीक है। या ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग पूछता है कि रस्टिंग से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम लोग रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, लोहे के जो भी हमारा सामान लगा होता है घर में, या कोई भी दरवाज़ा हो या ग्रिल हो, तो उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, या ग्रीसिंग या ऑयल लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। बाई गैल्वेनाइजेशन से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या है, विकृत गंधिता। जब भी हम लोग क्या होता है, कोई वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। रेंसिडिटी उसको बोलते हैं द टेस्ट एंड ओडर ऑफ द फूड मटेरियल दैट कंटेनिंग, वैसा कोई भी फूड मटेरियल जिसमें तेल, फैट हो या ऑयल हो, ठीक है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ड एयर में बाहर रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद से वो ख़राब होने लगता है, ठीक है, बोलते हैं ना कि ख़राब हो गया। जैसे पराठा बना लो, रख दो कुछ टाइम के बाद से, तो उसमें तेल है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो ख़राब हो जाता है। तो उसके टेस्ट में और इसमें उसके सुगंध में स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद से। तो क्यों किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द रेंसिडिटी, ठीक है। इट इज कॉल्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, विकृत गंधिता क्यों होती है, कि जो तेल है या फैट है, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो अब इसको बचाने के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रति प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं, मतलब कि
एडिंग हम लोग क्या करते हैं, जो ऐड करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, या ऐसा करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन जाए ही नहीं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखते हैं, ठीक है। या रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जैसे कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें ख़राब ना हो। ख़राब क्यों नहीं होता है, पराठा रख देंगे या कोई भी और आलू को ऐसे बॉयल करके रख दो तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो चिप्स है वो ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चिप्स का जो पैकेट होता है, ठीक है, उस जब हम चिप्स को पैक करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन को क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं। तो वायु के स्थान पे हम लोग नाइट्रोजन गैस रखते हैं जो कि कम रिएक्टिव है, तो वो जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या हम लोग शीतलन द्वारा, दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में क्या करते हैं, रख देते हैं, तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ पे माइक्रोब्स या ऑक्सीजन का रिएक्शंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड ख़राब नहीं होता। तो चलो एक बार अभी तक जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर्स को, ठीक है। तो हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जैसे, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, ठीक है, कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, डिनोट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग बात किए कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से बात की हम लोग क्या, कि रिएक्शंस के कितने टाइप्स है, केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार का होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात किए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बात किए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात किए, ठीक है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद से एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक डिस्प्ले, उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात की। उसके बाद से हम लोग बात किए, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात किए यहाँ पे रेंसिडिटी और रस्टिंग के बारे में बात की, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है आपका, आप इसको बस एक बार ध्यान से वीडियो को समझ लो, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपका इस चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देख लो, पढ़ लो, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार अच्छे से समझ लो, चैप्टर को समझ लो कि आपका तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर, और फिर फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 11th में 12th में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर रटोगे लिखोगे केवल तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और परेशान नहीं होना एग्जाम से, एग्जाम्स का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से बस पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम बताए हैं, बोलते हैं बार बार कि हमारा परीक्षा जो है वो हमारा लाइफ नहीं है, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट हो सकता है लेकिन हमारा लाइफ नहीं है, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा तो एकदम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, अपना खेल को सब बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं, टाइम से पढ़ो, खेलो कूदो भी, थोड़ा बहुत टीवी भी देखो, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मस्त रहो, मस्त पढ़ो, ठीक है, बिंदास रहो, ठीक है, टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर से हम, चलो बाय बाय, थैंक यू।